Hello, online students and offline students. Welcome you all in IS EDU, Ramganga Vihar, Moradabad. Today we are going to start our marathon class of Quantitative Aptitude Paper 3 of CA Foundation, in which we will cover statistics part only, right? As you know, the weightage of statistics in paper 3 of Quantitative Aptitude is 40 marks. Out of 100, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास वेटेज है वो कितना है 40 मार्क्स का है. इट मींस देयर विल बी 40 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स एंड दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट इजी फॉर यू ऑल्सो. स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 100. और जैसा कि आपको पता है कि आपके पास एक फिक्स टाइम फ्रेम है. इन 2 hours यू नीड टू कवर 100 क्वेश्चंस. You have to cover 100 question in 120 minutes. तो अगर आपको देखा जाए तो अराउंड यू हैव अराउंड 1 पॉइंट समथिंग मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन. और अगर हम मान के चले तो आपके पास एक तरह से 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन है. देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू कवर एवरी क्वेश्चन विद इन अ मिनट ओनली. देयर आर सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज देयर आर सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. तो होता क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं. और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से बना के रखनी है कि वी शुड सेव सम टाइम फ्रॉम द थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड कैन यूज दैट टाइम इन आर न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल्सो. ठीक है. तो क्लास जो हमने मैराथन क्लास लगाई है उसका मेन पर्पस ये है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लें. जैसे सपोज कोई हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है. जैसे हमारे पास क्या है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और वो थोड़ी सी लेंदी है. तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको आता है तो हम उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. हम क्या करेंगे, जिन क्वेश्चंस में हमें ऐसा लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 2 or 3 minutes और मोर, हम इन क्वेश्चंस पे सर्किल बना के हम आगे बढ़ जाते हैं. पहले हम कवर करेंगे वो क्वेश्चन जो जल्दी हो जा रहे हैं. हो सकता है आगे 4 or 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हों जो विद इन ए मिनट हो जाएं आपके. तो rather than spending 2 or 3 minutes on a particular question, we will prefer to do that 5 theoretical questions. क्योंकि हमारे लिए हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो सेम है. तो हमें इससे मतलब नहीं कि हमने वो क्वेश्चन करा जो औरों ने नहीं करा, हमें मतलब है कि मैक्सिमम स्कोर करना है. तो ये स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो होगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. पेपर की प्रैक्टिस करके ही आपको पता लगेगा. और इसी पर्पस को लेके ही हमने आज क्लास लगाई कि हमें स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में जो हमारे पास चीजें हैं, हमें कौन सी चीज इजी पड़ रही है, कौन सी चीज टफ पड़ रही है, किन क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए. तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम. हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, अंबिका, अनन्या, उत्कर्ष. ठीक है बेटे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ठीक है. कल जो हमने मैराथन क्लास लगाई थी, वो हमने मैराथन क्लास लगाई थी बिजनेस मैथमेटिक्स की. आई होप सभी स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो उससे आपको लगी भी होंगी कि चीज़ें कितनी इजी हैं और हम कौन से पार्ट को पहले कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी भी पता लग गई क्योंकि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा था. आज भी हम यही करेंगे. ठीक है. हम आपको मेन मेन चीज़ें उसमें बताएंगे कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, किस चीज़ को आपको करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए. मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे यही समझते हैं कि जो पेपर है वो काफ़ी टफ आ रहा है. लेकिन इन बातों को समझना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस में 100% पार्ट जो होता है वो टफ नहीं आता है. ओनली 15 to 20% जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. तो हम क्या उनके चक्कर में अपने 80% वाली चीजें खो दे? बिल्कुल नहीं. तो हमें क्या करना है, हम बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को करने के चक्कर में इजी पार्ट छोड़ देते हैं. तो फर्स्ट वी फोकस ऑन इजी पार्ट. अब ये तो पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन वहां पर इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा. बट जब आप प्रिपरेशन करके एग्जाम के लिए जाएं तो एटलीस्ट इतना जरूर होना चाहिए, यू शुड अवेयर विद ईच एंड एवरी की कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल.
हर चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक से सपोज 4 या 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मान के चलेगा कि उसमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे, मोर देन 50% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो कोई भी आपको टॉपिक अगर टफ लगता है, तो एटलीस्ट उसके बेसिक्स और फॉर्मूले आप जरूर करके जाएं। ठीक है, इसी तरीके से चलिए अगर हम आज के पेपर की एनालिसिस करें, तो देखिए आज हमें जो मैराथन क्लास में करना है, वो पेपर 3 जो हमारे पास है 100 मार्क्स का है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें हमने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। एक हमारे पास बिजनेस मैथ्स का है जो 40 मार्क्स का है, जिसको हमने कल कवर करा था। सेकंड हमारे पास जो सेक्शन है वो एलआर का है, लॉजिकल रीजनिंग का है, जिसमें हमारे पास 20 मार्क्स हैं। और हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास लास्ट पार्ट, वो स्टैटिस्टिक्स का है, जो हमारे पास 40% वेटेज का है। और इससे क्वेश्चंस भी कितने आने हैं, 40 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और बहुत क्वेश्चन इजी होते हैं, यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है अगर वो वीक है, तो आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से पार्ट हैं? देखिए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है और सैम्पलिंग है। तो हमारे पास इसमें जो चैप्टर्स हैं, नंबर 1 चैप्टर क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा, एक ये चैप्टर है। दूसरा हमारे पास इसमें है सैम्पलिंग। तीसरा है सेंट्रल टेंडेंसी। फोर्थ है डिस्पर्जन। फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी। सिक्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेवेंथ हमारे पास है इंडेक्स नंबर। और एट्थ है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, अगर हम बात करें अपने जनवरी अटेम्प्ट की, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए थे। सेंट्रल टेंडेंसी से हमारे पास 8 क्वेश्चंस आए हैं। डिस्पर्शन से हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए हैं। प्रोबेबिलिटी से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आए हैं। सैम्पलिंग से हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आए हैं। इंडेक्स नंबर से हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए हैं। और कोरिलेशन रिग्रेशन से हमारे पास 6 क्वेश्चंस आए हैं। पर इसमें +-1 चलता है। देखिए, आपसे वो ये तो कहेगा कि आप स्टैटिस्टिक्स से टोटल 40 होंगे, पर आप कहेंगे कि सर स्टैटिस्टिकल डेटा से इन्होंने 3 दिए, तो ये 3 के 4 भी हो सकते हैं। सैम्पलिंग से 5 दिए तो 5 के 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी से देखिए, उन्होंने सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से 8 पूछ लिए, तो कहीं पर भी +-, कर सकते हैं। बट आप ये समझ लीजिए, इसमें हमारे पास सभी चैप्टर्स इजी है। मेन मेन चीजें पढ़नी है, अगर आपने सबके बेसिक्स पढ़ लिए तो आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होगी। मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए ये, 8, 16, 21, 25, 29, 34 और 6, देखिए 40 क्वेश्चंस हो गए। ये हमारे पास आए हैं। तो मैंने क्या करा है, जो आपके पास जो पेपर है उसमें मैंने मार्क कर दिए हैं क्वेश्चंस, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा से, तो स्टैटिस्टिकल डेटा डेटा से हमारे पास क्वेश्चन आए हैं 36।
37 और 46। तो पहले एक एक टॉपिक वाइज ही करते हैं, तभी ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 36। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से जो पहला क्वेश्चन है वो है, इन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टब इज। देखिए यहाँ पर तीन चार चीजें हैं, अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखें, स्टब पूछता है, कैप्शन पूछता है, टेबल पूछता है, रो पूछता है, कॉलम पूछता है। मेनली आपसे कैप्शन और स्टब बहुत पूछा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टब हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। देखिए लेफ्ट पार्ट ही होता है, और ये क्या होता है, रोज होता है, कॉलम नहीं होता है। तो आप सिर्फ लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल नहीं देखेंगे, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल विच प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज। तो जब स्टैटिस्टिकल डेटा पढ़े तो इसमें आप कैप्शन के बारे में पढ़िएगा, स्टेप के बारे में पीजिएगा, और प्रीवियस इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल तो आपने 36 कर लिया। 36 के बाद है 37। ठीक है, ये 37 जो क्वेश्चन है ये बेटे सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। ये इसका क्वेश्चन है विथ सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये सैम्पलिंग में आपको बता देंगे। और इसी के साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन है 46। इन पाई चार्ट कैटेगरी रिप्रेजेंट 25% ऑफ द टोटल विद द व्हाट विल बी द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पाई चार्ट का है। आप यहाँ पे पाई चार्ट बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 होता है। 360 का कितना करना है, 25% करना है। तो सीधे सीधे एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं है तो फिर आपके लिए इजी क्या और टफ क्या। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा की क्वेश्चन है। अब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम बेसिकली किसको करते हैं, मीन मोड मीडियन को करते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं, इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 34 क्वेश्चन आया है। देखिए 34 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा ही जाता है आपसे। द मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज 135। Among the three numbers, the biggest number is 180. The difference between the remaining two numbers is 25, then the smallest number. क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। आपसे कह रहा है मीन ऑफ थ्री नंबर्स इज इतना। तो हमारे पास थ्री नंबर है, मान लीजिए एक नंबर x1 है, एक नंबर x2 है, और एक नंबर क्या है, x3 है। तो देखिए इनका जो मीन है वो मीन निकलेगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाई थ्री, वो कितना दे रखा है, 135 दे रखा है। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितनी, 405। आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आपसे क्या कह रहा है वो, बिगेस्ट नंबर इज 180 है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास बिगेस्ट नंबर क्या है, बिगेस्ट नंबर को हमने 180 कोई मान लेते हैं हम। तो ये अगर आपने इसको 180 मान लिया तो 405 हो गई। तो यहाँ से x2 प्लस x3 कितना आ गया, 405 माइनस 180, 225 आ गया। बोलो, और इनका डिफरेंस भी दे रखा है। तो x2 माइनस x3 कितना हो गया, 25। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐड करिए, 2x2 इज इक्वल टू 250, x2 इज इक्वल टू 125। और आपसे पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट। तो देखिए डिफरेंस कितना है, और सेकंड हाईएस्ट कितना हो गया, 125। और तो 125 माइनस 25 कितना आ गया, 100 आ गया आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था। और वैसे भी देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखेगा, मीन जो होता है वो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन होता है। जहाँ पे ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इजंट इट। यहां से एक रिजल्ट मिलता है जो बहुत जगह यूज होता है, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार। मीन्स अगर आपको क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और अगर आपको उनका मीन दिया है,
तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर वैसे करते, वैसे भी हो जाएगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास बिगेस्ट नंबर 180 दे रखा है, ठीक है, हाँ या ना, तो कोई बात नहीं है। डिफरेंस दे रखा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। सपोज मैं इस स्मॉलेस्ट को क्या मान लूं, अगर आपने स्मॉलेस्ट को 130 माना, तो सेकंड हाईएस्ट 25 प्लस होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, 180 है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मीन दे रखा है 135 है। तो, तो हम यहां से क्या करेंगे, समेशन एक्सआई, तीनों का सम होगा एन एक्स बार 3 × 135, 405। मतलब तीनों का सम 405 आना चाहिए। क्या इसका सम 405 आ रहा है? नहीं। तो आप एक काम करिए, अगर मैं नंबर 130 मानूंगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 155 होगा, और अगला नंबर क्या है, ठीक। अगर 125 मानूंगा, 150, और अगला क्या होगा, 180। अगर 120 मानूंगा तो 145, 180। अगर 100 मानूंगा तो 125, 180। इसका सम 405 नहीं है, इसका सम 405 नहीं है, इसका सम 405 नहीं है, इसका सम 405 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। 34 के बाद हमारे पास इसी चैप्टर से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38। देखिए, आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, जनवरी अटेम्प्ट का पेपर है, कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 38। फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस दिस द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। क्लास मार्क क्या होता है, मिडिल वैल्यू। हाँ, मिडिल वैल्यू होती है। आपसे पूछा 35, 44 की, तो दोनों का सम करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9, और ये 7/2, ये कितना आ गया, 39.5। बताइए क्या इसमें मुश्किल थी क्वेश्चन में? कोई मुश्किल नहीं थी। बट हम पहले से डर जाते हैं, हम कहते हैं यार स्टैटिस्टिक्स छोड़ दे रहे हैं या ये टॉपिक छोड़ दे रहे हैं। आपको टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर कोई आपको टॉपिक टफ लग रहा है, लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बेसिक जरूर करके जाए। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। अब ये तो क्वेश्चन पेपर नहीं, तो मैंने आपसे कहा कि पूरा पेपर टफ नहीं आता है। अब जैसे इन्होंने इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो बेटे 4 to 5 तो वो इजी पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन थोड़े वैसे पूछ लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम टॉपिक छोड़ देते हैं। आपने कहा कोरिलेशन रिग्रेशन मुझे टफ लग रहा है, आपने टॉपिक ही छोड़ दिया। अभी आप क्वेश्चन देखिएगा कि उसके सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपके वहां पर कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन का। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ये पूछ रहा है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। और ये आपने पढ़ा है कि अगर आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, अगर डेविएशंस का जो एल्जेब्रिक सम है फ्रॉम मीन करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। डायरेक्ट आपके स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट लाइन है ये। ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। इसको खोल दीजिए, समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार। समेशन एक्स आई को क्या लिखते हैं, एन एक्स बार। ठीक है। और समेशन एक्स बार का मतलब है एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार अप टू एन टाइम्स। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, एन एक्स बार, ये 0 आ जाएगा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है रिपीट, मतलब आप सिर्फ पेपर पे बेस्ड होके नहीं जाना है आपको। प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे बेटे बेस्ड होके नहीं जाना है। आपको हर चैप्टर की जो थ्योरी है
जो उसके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, और स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड जो सिंपल क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है तो आप क्या करें, आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, और हर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं सॉल्व। तो आप एटलीस्ट उतना तो करके जाइए ही। ठीक है। अब आप पेपर 50 भी लगा लीजिए, थोड़ा सा भी इधर उधर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप किस पे जाएं, आप अपने स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली पढ़ के जाएं। प्रैक्टिस के लिए आप सैम्पल पेपर लगा लीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने कॉम्प्लेक्सिटी, कितना हार्ड पेपर आता है। 45 क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओजाइव जो कब होता है वो किसके लिए यूज करा जाता है, मीडियन के लिए करा जाता है। आपने बनाए होंगे ओजाइव, बनाए नहीं बनाए? ये ओजाइव एक लेस देन बनाया जाता है, एक मोर देन बनाया जाता है। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से मीडियन निकलता है। ठीक है। 47 क्वेश्चन। हार्मोनिक मीन। देखिए आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, हार्मोनिक मीन पढ़ा, और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड अप टू 1/xn। ये फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का। अरिथमेटिक मीन का ऑपोजिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एन कितना है, 3 है। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम ले लेंगे, 3 × 12। नीचे हो जाएगा 6 + 3 + 2, ये हो जाएगा 36/11। 3.27 आ रहा है। इसमें 3.27 के नियरेस्ट कौन सा है? 3.30 है। तो जब अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है तो हम नियरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, 3.30 हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एरिथ हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 अप टू xn, मैं आपको सारी बता दे रहा हूँ सर चीजें। तो अरिथमेटिक मीन तो आपका सिंपल हो गया, x1 + x2 + x3 अप टू xn/n। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू इनका प्रोडक्ट की पावर 1/n। और हार्मोनिक मीन हो गया उल्टा n अपॉन, और जितने ऑब्जर्वेशन उनका रेसिप्रोकल। ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट, देखिए एक एक क्वेश्चन से चीज निकल के आ रही है। एक बार हार्मोनिक मीन पूछ लिया तो एक बार हो सकता है अरिथमेटिक मीन पूछ ले। तो मैं और बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा जो ऑनलाइन बच्चे हैं, बेटे ये जो की कंसेप्ट हैं आपके, इनके आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है। 48 क्वेश्चन देखिए। अब आपको लगेगा कि सर ये ऐसा भी पेपर आता है, बेटे ऐसे ही पेपर आता है, 80% पेपर इजी होता है। ठीक है। और आपको देखिएगा एक क्लास में आपको वो वाला भी कराऊंगा, सितंबर वाला भी कराऊंगा, वही मेरे पास अपलोड है। ठीक है। इसकी तो पीडीएफ आज आपके पास मिल जाएगी आपके। इसके बाद क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13, देन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द डेटा। ठीक है। देखिए 13 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3। दूसरा मैक्सिमम क्या है, 8 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। लेकिन अगर हमारे पास मोड 13 है तो 13 ज्यादा बार आना चाहिए। और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x + 3 भी 13 होना चाहिए। तो 2x = 10 होना चाहिए, मतलब x क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। ऑल राइट। एनी कंफ्यूजन टू एनी वन? इसके बाद हमारे पास इसी में है, देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे, जैसे कि द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरीबडी नोज, मीन। मीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन मतलब एवरेज। ठीक है। कहीं कहीं पर आपके पास एम भी लिख के आ सकता है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज जो भी है, तीनों क्या है, सेम चीज ही है। ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तब भी आपको क्या लगाना है, अरिथमेटिक मीन लगाना है।
तो इस तरह से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। उन्होंने मीन मीडियन मोड रेंज नहीं दिया, उन्होंने दिया एएम जीएम एचएम। तो अगर आप सैंपल पेपर करेंगे तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये तो हमने कल करा दिया था आपको, कल कराया था ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, नॉर्मल वेज में भी कर सकते हैं। एएम और जीएम दे रखा है। एएम क्या होता है, अगर मेरे पास दो नंबर हैं तो एएम होता है a+b/2। और जीएम क्या होता है, √ab। ठीक है। तो हमारे पास जीएम कितना है, 2। ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका भी 2 नहीं आ रहा है। इसका नियर अबाउट आ रहा है 1.99 समथिंग। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, नियरेस्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी से कितने इजी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। और आपको एक और क्लास, मैराथन क्लास कराऊंगा जिसमें मैं पूरा पेपर कराऊंगा आपको, सितंबर वाला। ठीक है, एक ही क्लास में। इसके बाद डिस्पर्शन पे आ जाएं। इसका जो सेकंड यूनिट है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड मीडियन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, रेंज है। ये सारी चीजें हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। तो इनके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे बेटे डिस्पर्जन में, तो सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इसी करेंगे। डिस्पर्जन में आप मीन डेविएशन अबाउट मीन मोड मीडियन भी करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेंगे, वेरिएंस भी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी करेंगे। सब चीजें करके जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं हम। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्ट बेस्ड। मीन डेविएशन इज what, when the deviation are taken from the median, when the deviation is always taken from the median, the mean deviation is minimum। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इन दैट केस आई कैनॉट हेल्प यू, अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो। 43। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इन सबके लिए अगर आप, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप उनकी वीडियो सही से कर लेते हैं तो आपको एवरी कंसेप्ट उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कुछ आपको हैंड रिटन वाले क्वेश्चंस दिए थे, उनको करिएगा। वो हैंड रिटन जो क्वेश्चंस है उसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज गिवन। आपके पास क्या, अगर मैंने आपको वहां पे 40 क्वेश्चन दिए गए, इट मीन्स 40 टाइप्स आर गिवन। तो आप करेंगे तो आप उससे सबको कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय दिस एंड द मीन डेविएशन इज दिस, देन द मीन डेविएशन ऑफ वाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मीन डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स। अगर हमारे पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू a+b x, अगर नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू a+b x है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे करेंगे मीन डेविएशन ऑफ y, इसको छोड़ देंगे। मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है अगर आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मीन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर मीन डेविएशन इज चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से अगर पे फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, अगर इक्वेशन y इज इक्वल टू a+b x है तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ x इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो पहले इक्वेशन को किस में रिड्यूस करें, y इज इक्वल टू a+b x में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू -4x-12। इसे y इज इक्वल टू बनाएंगे, y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो -2x-6 हो जाएगा। मैंने बताया था मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लायर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, माइनस से कोई मतलब नहीं है। और मीन डेविएशन ऑफ x, इसका मल्टीप्लायर कितना है 2, और ये कितना है 4.5। तो हमेशा ये कितना आएगा 9, -9 नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है।
तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला हो गया याद, ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे। ठीक है। 43 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। 44 क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 30 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी पूछ रहा है। सीवी का डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, ये है 30, ये है 100। हम्म। हाँ, ये भी परसेंटेज में देता है क्योंकि इंटू 100 करा है। 6.67% आ गया। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 51 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल इज गिवन। Q1 है 36.50, ये है 57.50। अब देखिए उसने कहा देन द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सेमी क्वार्टाइल जो रेंज है, इसका दूसरा नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। वो सीधे सीधे आपसे क्यूडी पूछ रहा है। और क्यूडी क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2। तो 57.50 माइनस 36.50/2 कितना हो गया? 21/2, 10.50। करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी के भी जो क्वेश्चंस हैं, अगर प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस आएंगे तो आपके 2 क्वेश्चंस वेरी इजी होंगे, एक मीडियम होगा और एक मे भी थोड़ा सा हार्ड हो। फिलहाल मैंने इस पेपर, ये पेपर मुझे फिर भी मतलब कंपेरेटिवली इजी लग रहा है और अटेम्प्ट से। क्वेश्चन है, अच्छा ये अभी प्रोबेबिलिटी नहीं करा रहे हैं, अभी वही करा रहे हैं 54 क्वेश्चन। अभी डिस्कशन ही करा रहे हैं। 54 क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा रहा है बेटे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इतना है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। बताइए इस डेटा और इस डेटा में क्या रिलेशन है? इस डेटा में और इस डेटा में क्या रिलेशन है? मेरे पास एक डेटा 1 है, 2 4 5 6 8 17। एक मेरे पास डेटा 2 है जो है 4 8 10 12 16 34। बताइए क्या है? जो डेटा 2 है, डेटा 1 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो डेटा 2 बन जाएगा। तो एक तरह से एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन डेटा है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है, इफ ईच डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट 2, देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी जा रही है। और ऑलमोस्ट मैं तो देख रहा हूँ कई अटेम्प्ट में, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, बट उसका जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूँ। इफ द मीन if the mean and variance and standard deviation of n observations are, मीन को मान लो x बार, वेरिएंस हमारे पास ये हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया रेस्पेक्टिवली। देन मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है। नंबर 1, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द कांस्टेंट k। अगर आपने क्या करा, हर डेटा में k कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन न्यू मीन क्या होगा?
न्यू वेरिएंस क्या होगा और न्यू एसडी क्या होगा, बताइए। जो न्यू मीन होगा सेम नहीं होगा। न्यू मीन भी जितना आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करा है वो बढ़ जाएगा। अरे बेटे, एक हमारे पास स्मॉलर है उनका मीन कुछ और है, नंबर बड़े हैं उनका मीन, अगर हमारे पास किसी कांस्टेंट से अगर आप हर टर्म को बढ़ाएंगे सेम से, तो मीन भी उतना ही, न्यू वेरिएंस का रहेगा, सेम ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है। और न्यू एसडी भी क्या रहेगा, सेम, नो चेंज। ऑलराइट। सेकंड है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द कांस्टेंट के। देखिए मल्टीप्लाई, इसका एक ही मतलब है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, के डॉट एक्स आई हो जाएगा। और डिवाइड का मतलब क्या है, 1/k × xi हो जाएगा। तो आप डिवाइड तो छोड़ दीजिए, आप मान के चलिए कि एक बार आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, के से, और एक बार मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/k से। 1/k से मल्टीप्लाई का मतलब है के से डिवाइड। तो हम एक ही चीज लेके चल रहे हैं, अगर आप कैसे क्या कर रहे हैं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट के। देखिए के से करेंगे तो के आएगा, और डिवाइड करेंगे कैसे, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/k करेंगे। न्यू मीन, न्यू वेरिएंस और न्यू एसडी। न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान यहां दीजिएगा, न्यू वेरिएंस हो जाएगा के स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराना वाला। और न्यू एसडी भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स, के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है। वेरिएंस में ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अरे सीधी सी बात है, हमारे पास वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी का स्क्वायर होता है नहीं होता है ना। तो अगर एस डी के बढ़ेगा तो वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। तो यहाँ पर क्या करा गया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, तो न्यू एस डी पूछ रहा है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले का जो है इसी को 23.33 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। ठीक है। तो हमारे पास डिस्पर्शन के क्वेश्चंस हो गए। सही है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी के, सिंपल प्रोबेबिलिटी के, डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। 52, 53, 61 है। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ए एंड बी आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट, पी ए दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी बी एक्स दे रखा है। ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जब आप प्रोबेबिलिटी करेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ इवेंट करने पड़ेंगे वहां पर। ठीक है। आपको, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर हमने थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करी है। जो जनरल थ्योरम होती है वो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। जैसे कि सेट की थ्योरम होती है ना, एक वो सिमिलर होती है, बनता भी वैसे ही है। ये मेरे पास ए इवेंट है और ये मेरे पास क्या है,
बी इवेंट है। जो इसमें ये कॉमन पोर्शन है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी है। अगर सिर्फ आप इस पोर्शन की बात करेंगे डॉटेड वाले की, तो ये पी ए माइनस बी, और इसको हम कहेंगे इसमें ए होगा एंड बी नहीं होगा। अगर आप इस वाले की बात करते हैं, ये डॉटेड वाला जो पोर्शन है, तो ये है पी बी ओनली, जिसमें सिर्फ बी हो रहा है। सिर्फ बी का मतलब है बी हो एंड ए ना हो। और अगर आप ये तीनों डॉटेड, ये जो तीनों पोर्शन है, अगर आप इनको ले लेंगे तो ये क्या है, पी ए यूनियन बी है। ठीक है। इस पे हमने आपको टाइप्स ऑफ इवेंट कराए थे। टाइप्स ऑफ इवेंट में हमारे पास एक आता है सबसे पहले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है, इफ टू इवेंट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। अगर दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते तो उनको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग 2 and 4 बोथ नंबर्स। डाई को आप एक बार फेंकिए और 2 और 4 दोनों हो जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। टॉसिंग ए कॉइन एंड गेटिंग हेड एंड टेल बोथ। आपने कॉइन को फेंका और हेड और टेल एक साथ आकर नहीं हो सकता। तो दैट काइंड ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। अ स्टूडेंट हैज गिवन द एग्जामिनेशन एंड ही इज पास एज वेल एज फेल, नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब एक साथ हो नहीं सकता, तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी इंटरसेक्शन भी क्या है, पी इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स साइमल्टेनियसली। एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को पी इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और पी ए यूनियन बी को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन भी क्या है, कॉमन है ना। कॉमन की बात तो कर रहा है। अब कॉमन क्या होगा इसमें, जब दो इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकते तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। इसी को याद रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ए इंटरसेक्शन भी क्या आता है, जीरो आता है। मतलब अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होंगे, ये इंटरसेक्टिंग बनेंगे ही नहीं। जब एक साथ हो ही नहीं रहे तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे सेट होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। ये भी पूछा गया है एक बार, कैसे सेट बनाएंगे, डिसजॉइंट। और जब डिसजॉइंट बनाएंगे तो पी इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा इनका, जीरो। यही कॉन्सेप्ट को यूज करा है उसने। ठीक है। दूसरा इवेंट भी इसी के साथ बता देता हूं मैं आपको। एक इवेंट हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा इवेंट हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट क्या होगा, एक साथ हो तो सकते हैं, बट अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। ठीक है। जैसे अगर हम कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ क्वाइन व्हेन डाइस है शो नंबर 4। अगर हमने एक डाई और एक कॉइन को एक साथ फेंका, हम आपसे कह रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि उस पर क्या आ चुका है, 4। अरे उस पर 4 आए, 5 आए, 6 आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉइन पे 1/2 रहेगी। तो दोनों इवेंट एक साथ तो हुए, लेकिन क्या किसी ने फर्क डाला, नहीं डाला, जो प्रोबेबिलिटी पहले थी वही रही। तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसमें याद रखना है कि इनके एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो सिंपली
पी ए इंटू पी बी हो जाएगी। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिए। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में है सर, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपसे कहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय स्टूडेंट ए is 1/2 and the probability of solving a question by student B is 1/3. What is the probability that both will solve the problem? तो क्या करा, ए भी करे और एंड दोनों इंडिपेंडेंट है। भाई ए के सॉल्व करने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ए भी हो बी भी हो तो 1/2 इंटू 1/3, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब, नहीं नहीं, आप यही तो गलती, देखो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हुआ और थ्योरम क्या थी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी हो जाएगी। ये याद रखना है, रिमेंबर। बट इट इज ट्रू ओनली फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऑलराइट। तो ये यही थ्योरम लगानी है। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू सिंपली पी ए प्लस पी बी हो जाएगी। ये 1/2 दे रखा है, ये 1/3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/6 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। A random variable x has the following probability density function O, the mean is O। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ गया आपके लिए। देखिए, जिसको एक्चुअल बिल्कुल कंसेप्ट पता है वो कर पाएगा, वरना ये क्वेश्चन में बच्चों को, मोस्टली बच्चों को दिक्कत हुई होगी। इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए, मीन क्या होता है, मीन एक तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ही होता है, जो समेशन एक्स पी होता है। ये एक्स आई पी आई होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, समेशन करना है। तो समेशन, अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन का जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन से दिया जाता है। फंक्शन का जो समेशन होता है वो इंटीग्रेशन से, और विद इन द लिमिट दिया जाता है। लिमिट क्या है, 0 से 1। इसके अंदर 6x 1 - x dx ये करेंगे। ठीक है। ये देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें। अब अच्छा ये है कि जिसको कौन से पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज तो या तो फिर तुम तुक्का ही मारोगे। तो ये 0 to 1 हो जाएगा, ये 6x - 6x² हो जाएगा। अगर आपने इंटीग्रेशन कर रखा है तो आप आसानी से कर लेंगे। 6x का इंटीग्रेशन 6x² अपॉन 2, और x² का x³ अपॉन 3। 0 से 1, 3x² - 2x³। 0 से 1, पहले 1 रखिए पूरे में। नहीं। हम्म। 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 तो हमारे पास एक्स आई पी आई आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में देख रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है, एक्स आई पी आई है। तो एक्स एन एफ एन हो गया। और इसको क्या करेंगे, 0 और 1 देख रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। भाई समीशन आ गया, डिवाइडेड बाई 0 से 1 के बीच में कर रहे हैं।
ठीक है, ये हमारे पास किसके क्वेश्चन हो, प्रोबेबिलिटी के 61 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही आ गया। पीए दे रखा है, पीबी बार दे रखा, पीबी बार दे रखा है यहाँ, पीबी बार है 3/5, तो पीबी हो जाएगा 1 - पीबी बार, 1 - 3/5, तो 2/5 आ जाएगा। तो यहीं पे लिख लेना कि पीबी कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो पीए यूनियन बी पूछ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पीए यूनियन बी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो 3 बाई, ये सॉरी, ये है 1/5, ये है 2/5, कितना आ गया, 3/5 आंसर हो गया। ठीक है, सैम्पलिंग पे आ जाइए। सैम्पलिंग के क्वेश्चन 33 37। ठीक है, फिर डेंसिटी के क्वेश्चन थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो करेंगे। सैम्पलिंग करके जाइएगा, सैम्पलिंग और इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन रिग्रेशन, इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर। नहीं, स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन हो, स्टैंडर्ड एरर होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन साइज ऑफ सैंपल। स्टैंडर्ड एरर होती है दिस अपॉन अंडर रूट n। तो यहाँ पर क्या देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, तो देखिए सामने सामने नहीं है, नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। बेटे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? आरती, अंबिका, अनन्या, मिली शर्मा, उपाधि, उत्कर्ष, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? बेटे ये पेपर कराना या मैराथन क्लास कराना सिर्फ आपको बूस्ट करना है कि देखिए पेपर में कोई भी चीज बहुत बड़ी ऐसी नहीं आती जो आप नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आप लेक्चर को सही से, जो भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करे गए हैं, आप उनको सही से करते हैं, अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सही से करते हैं, तो आप मोर देन 90% पेपर जो है वो इजीली कर सकते हैं। ये पेपर बेटे जनवरी अटेम्प्ट का है, ओरिजिनल पेपर है, मैंने कहीं से प्रिंट नहीं करा इसको। और अगर आप चेक करना चाहें तो इस पेपर को आप चेक भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा साइट पे। अदरवाइज आज मैं मैराथन क्लास के बाद आपको इसको ग्रुप पे भेज दूंगा। और एक क्लास और लगाएंगे जिसमें आपको सितंबर का भी कराऊंगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि सितंबर का पेपर मैं आपको तब कराऊं जब आप प्रॉपरली फुल्ली रिवीजन कर लें। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट होंगे, वो तो आपके कराई जाएंगे। हाँ, तो हम आ रहे थे सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग में क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अच्छा, सैम्पलिंग करानी है, हाँ देखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कर लिया आपने, 33 क्वेश्चन। अब आ जाइए 37 पे। नहीं नहीं, सेक्शन वाइज डिवाइड होके कुछ नहीं आता है। हाँ पूरा आता है, लेकिन मोस्टली ऐसा आता है कि जैसे एलआर अगर वो शुरू करेगा तो मोस्टली एलआर के क्वेश्चन एक जगह आ जाएंगे। जब वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस शुरू करेगा तो मोस्टली मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के क्वेश्चन एक जगह आ जाएंगे। अब सबके सेट अलग अलग है, किसी सेट में स्टैटिस्टिक्स पहले पूछ लिया, किसी सेट में एलआर पहले पूछ लिया, किसी सेट में बिजनेस मैथमेटिक्स पहले पूछ लिया। ऐसे बहुत ज्यादा जम्बलिंग नहीं होगी। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, अगर आपका एलआर स्ट्रांग है तो आप एलआर से भी कर सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एलआर को आप बाद में करें। हाँ, आप क्या होता है उस एलआर को करने के चक्कर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे ये आ रहा है, स्टब क्या होता है, विच विच सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू इंश्योर दैट सब ग्रुप्स आर प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सब ग्रुप्स कहाँ बनते हैं, छोटे छोटे ग्रुप कौन से हमारे पास सैम्पलिंग में बनते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बनते हैं। तो ये आपको की कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि ग्रुप किस पे बनते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपल में बनते हैं।
सिस्टमेटिक में कैसे बनते हैं? सिस्टमेटिक में हम उस तरीके से करते हैं। सिस्टमेटिक में ऐसे करा कि हमने पहले मान के चले कि हम 1:5 का रेशियो लेंगे, 5:10 का रेशियो लेंगे, 1 से 10 तक लेंगे, 1 से 20 तक लेंगे। मल्टी स्टेज स्टेज में हमारे पास क्या होता है, जो वे होता है, प्रोबेबिलिटी की टेक्निक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो सब आप पढ़ लेंगे एक बार स्टडी मटेरियल से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, यहाँ से हमने पकड़ लिया सब ग्रुप्स स्ट्रेटिफाइड होगी, ठीक है। 39। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग में आपको मैंने दो चीजें बताई थी। एक तो बताई थी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बताई थी, और एक नॉन प्रोबेबिलिटी बताई थी। देखिए जो ये चीज है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में है, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और क्लस्टर। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी पता रैंडम चूज नहीं कर रहे हैं हम। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हम रेंडमली चूज कर रहे हैं अनबायस्ड हो गए। जब हम बायस्ड हो गए, हम अपने अपने मतलब से कर रहे हैं, बायस्ड है ना हम, तो प्रोबेबिलिटी से तो कोई मतलब नहीं है। तो जब बायस्ड हो गए तो जजमेंटल और पर्पसिव आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटे इफ यू हैव एनी डाउट और एनीथिंग यू कैन आस्क ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अंबिका, अनन्या, उपाधि, एवरी आई एम आस्किंग टू एवरीवन, उत्कर्ष, अनन्या, ठीक है। सैम्पलिंग से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्या होगा अभी तो बताया था। स्टैंडर्ड एरर होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, और साइज, सैंपल का साइज कह रहा है, तो सैंपल का साइज कितना 100, अंडर रूट 100, 10/10 कितना आ गया। देखिए एक ही टाइप के दो क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। हम्म। देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है हमारे पास सैम्पलिंग में, ज्यादा नहीं है, और ये बिल्कुल उसी तरीके के हैं जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस 7 मेंबर्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल साइज ऑफ 3। मतलब आपको 3 क्या करने हैं, अरेंज करने हैं, विद रिप्लेसमेंट है। साइज कितने का है, 3 का है। विद रिप्लेसमेंट है तो पहले पे 7 आ सकते हैं, दूसरे पे 7 आ सकते हैं, तीसरे पे 7 आ सकते हैं। 7 की पावर 3 कितना हो गया है। और अगर यही होता हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हो जाता 7C3, है ना। तो 343 इसका आंसर आ गया। तो देखिए सैम्पलिंग के क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। इंडेक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर है 73 से, सॉरी 70 से। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है, ये वाला है। अब आपको अगर पाशीस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। अब बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आपका फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है, समेशन Pn Qn अपॉन समेशन P0 Qn × 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पाशीस इंडेक्स कितना दे रखा है, 200। समेशन Pn Qn कितना दे रखा है, ये हमसे पूछ रहा है, इसको एक्स मान लूं, × 100। अरे वाह, सीधे सीधे आंसर आ गया 150। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। बट अगर फॉर्मूला याद है तो, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं था यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 71 क्वेश्चन है। लेस्पियस इंडेक्स नंबर दे रखा है आपको, पाशीस इंडेक्स नंबर दे रखा है, आपसे फिशर इंडेक्स नंबर पूछ रहा है।
फॉर्मूला याद है? फिशर इंडेक्स होता है अंडर रूट लेस्पियर इंडेक्स नंबर इंटू पासिस इंडेक्स नंबर, मतलब इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? हम्म। हाँ, जो भी आंसर आ गया 250 आ गया आंसर। तो 250 आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। 72। 72 क्वेश्चन है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ बेवरेज इंक्रीज बाय 40%, द पर्सन सेड दैट द राइज हैड इंक्रीज हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 8%। बिफोर द चेंज इन प्राइस, द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग बेवरेज इज। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ, अगर नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ बेवरेज मार्केट में है, अगर उसको 40% बढ़ा दिया जाता है, तो एक पर्सन क्या कह रहा है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 8% बढ़ जाती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बिफोर द चेंज इन प्राइस, जो जो टोटल की कितनी परसेंटेज थी कॉस्ट ऑफ, मतलब बिवरेज पे उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आ रही थी, मतलब जो टोटल उसके पास इनकम थी, या टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर था, उसमें कितने परसेंट वो बिवरेज पे खर्च कर रहा था। तो इसको आप सिंपल चाहें तो एक तरह से ऐसे कर सकते हैं। सुनो, मान लो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी थी शुरू में, इनिशियली 100 थी। तो अब वो कितना उसको पे करना पड़ रहा है? 108 करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूँ आपको, आपको डायरेक्ट ही करा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए इधर, मतलब कहने का मतलब है, ये 8% ही तो है। जब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% बढ़ी, तो ओवरऑल कितना था? भाई ओवरऑल बिवरेज पे कॉस्ट कितना आ रहा था? 40%। जब इसकी 1% होगी तो कितना आएगा? उल्टा कर दिया मैंने। जब टोटल बिवरेज कॉस्ट 40% थी, तो उस पर कितनी पड़ रही थी? 8%। जब ये 8 होगी तो 8/40 होगी। और जब ये 100 हो जाएगी, तो 8/40 इंटू 100 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 20% आ गया। ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को शुरू में दिक्कत हो। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपका टाइम लेंगे। ये तो क्वेश्चन खैर टाइम नहीं ले रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के आते हैं, कोवेरिएंस निकालने के आते हैं, वो टाइम लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते भी है, तो आप उनको सर्किल बना के आगे बढ़ जाइए, उनको बाद में करेंगे हम। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जो हमारे पास इंडेक्स नंबर से इजी इजी सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स चेंजेस इन द सेम रेशियो, भैया अगर सेम रेशियो में तो सब कुछ सेम ही रहेगा। लेस्पियर इंडेक्स, पार्शियल इंडेक्स, लेस्पियर और नॉट इक्वल, इक्वल रहेगा, ग्रेटर लेस, ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है। इनके फॉर्मूले, इनके एग्जाम्पल्स, आप सारी चीजें करेंगे। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस आएंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस, और सारे डायरेक्ट आएंगे। ठीक है। एक और है 68 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स यूज द मेथड ऑफ एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। देखिए एवरेज ऑफ बेस ईयर से आपके पास पार्शियल एडवर्थ मेथड है, ये वाला पार्शियल एडवर्थ इंडेक्स, ये इसी से है, एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर। ठीक है। तो ये वाला इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्या मैसेज आया है? ओके। तो ये आप आपके पास जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपके पास थे 73 भी हो गया ना? ठीक है। तो ये आपके पास सैम्पलिंग के क्वेश्चंस हो गए हैं, हाँ या ना? कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन देखिए 55 से। हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म।
नहीं, जल्दी होने का भी तो कराने को बहुत कुछ है मेरे पास। अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं आपको बता दूंगा कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है वो कहाँ से करें। हमारे पास तो स्टडी मटेरियल है हमारे साथ। मेरी बस कोशिश यही है कि आप अच्छे से अच्छा करें, आप डरे मत किसी भी टॉपिक से। मैं इसीलिए सारी चीजें करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए। हम आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, सही है। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये आर क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू क्या है, जीरो। द रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। फॉर एनी टू इवेंट्स एट बी, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, सही है। देखिए ये वाला रॉन्ग है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2.6। कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। 55 के बाद है 63। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इजी। अगर फॉर्मूला आता है तो कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या चाहिए? देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कह रहा है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एन टाइम समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वायर। चेक करिए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो फॉर्मूले को याद करना है। अब इसमें क्या दे रखा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, समेशन एक्स दे रखा है, बहुत बढ़िया। समेशन वाई दे रखा है, मतलब आपको एक तरह से ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और आपको एन दिया हो गया है, एन ऑब्जर्वेशंस। एन की वैल्यू कितनी है, 10, एन भी दिया गया है। क्या नहीं दिया गया, समेशन एक्स वाई नहीं दिया। लेकिन आपको इसकी जगह क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर दे रखा है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स वाई हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1372 दे रखी है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, समेशन वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, समेशन एक्स वाई निकालना है, निकाल लेंगे यहाँ से। 2 टाइम्स समेशन एक्स वाई कितना आ जाएगा, 1372 में से 652 माइनस कर दें, 720 आ गया। 720 को 2 से डिवाइड कर दें, तो देखिए 360 आ गया। तो आपको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। 10 × 360 माइनस समेशन एक्स है 50, समेशन 6 पंजे 30, 3000 हो गया अपॉन एन स्क्वायर हो गया। 3600 माइनस 3000 अपॉन 100, यह आ गया 600 अपॉन 100, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको करने में हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, तो इसको सर्किल बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। 63 हो गया 65। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.2। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, रिग्रेशन एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, आर एस एक्स अपॉन एस वाई होगा। आर रिग्रेशन कोफिशिएंट है, एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एस वाई क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई।
यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई 5/1 हो जाएगा यहाँ से। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये एच डी ऑफ एक्स अपॉन एच डी ऑफ वाई आ जाएगा √5/1। आए ना। तो देखिए, आपसे बी एक्स वाई पूछ रहा है, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.2, और ये कितनी हो गई √5/1। लेकिन इस तरह का तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वैल्यू रख के देख लीजिए, या एक काम करिए, 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, तो 1/√5 आ गई। देखिए वैल्यू यहीं से मैच कर गई, नहीं तो आप वैल्यू निकाल के देख लेंगे। ठीक है सब फॉर्मूले का ही खेल। ठीक, 63 हो गया, 65 हो गया, 66। अच्छा, यहां पर भी देखिए सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास है, उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, इसमें बताइए, ग्रुप में बताइए। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटे, फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना दे रखा है 5/10 इंटू 10² - 1 99 हो गया। 1 - 1/33 आ गया, 32/33 आ गया। निकाल के देखिए, 0.969 समथिंग ऐसे आ रहा हुआ है। ठीक है, तो ये नियर अबाउट किसके हो गया 0.97 के हो गया, फॉर्मूला का खेल था बस। ठीक है, कौन सा हो गया 65 हो गया ना, 66 हो गया, 67। अंबिका बिश्नोई, बताओ बेटे स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। नॉट ओनली अंबिका बिश्नोई, आई एम आस्किंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अंबिका बहुत डर रही थी कि सर मैं कैसे करूंगी, कैसे रिवीजन करूंगी। आपको बेटे मैं इसीलिए पेपर ला बता रहा हूँ। देखिए आपको कुछ इसमें टफ लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि सर अगर पिछली बार पेपर बहुत इजी आया तो इस बार भी इजी आएगा। देखिए पेपर में बस, अगर पिछली बार 10% टफ आया था तो इस बार हो सकता है 10 का 20 हो जाए, बट 80% और 75% तो पेपर हमेशा इजी रहना है। और आप क्या करते हैं, आप जब भी आपको डर लगता है आप पूरे पूरे टॉपिक छोड़ते हैं, पूरे पूरे चैप्टर छोड़ते हैं, वो मत छोड़िए। भाई अगर कोरिलेशन रिग्रेशन में सपोज आपको कोवेरियंस निकालना नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। वैसे तो मैं तो ये बीइंग अ टीचर मैं नहीं कहूंगा कुछ छोड़ें, लेकिन अगर आपको फिर भी लास्ट टाइम में ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर रही है, जस्ट लीव इट। तो क्या होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन से पिछली बार कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का चला जाएगा, 2 क्वेश्चन चले जाएंगे, 4 तो होंगे। और 5 7 क्वेश्चन तो बच्चे वैसे भी छूट जाते हैं, सबके पूरे हो भी तो नहीं पाते क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आर दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, देन द रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है, जो भी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसके लिए कंडीशन हमने उस समय जब कोरिलेशन इक्वेशन कराया था, तो हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में हमारे पास ए प्लस बी एक्स, जो इक्वेशन ए प्लस बी एक्स को सेटिस्फाई करेगी वही इक्वेशन वाई बार इजिकल टू ए प्लस बी एक्स बार को सेटिस्फाई करेगी। तो आप एक काम करिए, इनमें जहां जहां पे वाई और एक्स है यहाँ पे आप बार लगा लीजिए, और वाई बार और एक्स बार की वैल्यू रख दीजिए। जहां पर वाई बार एक्स बार की वैल्यू चारों में रखेंगे, जो इक्वेशन इक्वल हो जाएगी वही हमारे पास लाइन है।
सही है। एक्स बार कितना है 5, वाई बार कितना है 3। इसमें रखेंगे तो नहीं आ रही है, इसमें रखेंगे तो नहीं आ रही है। वाई बार है 3, और 8 × 5 = 40, ये भी नहीं आ रही है। इसका मतलब यही आएगी। देखो, वाई बार कितना है 3, और एक्स बार कितना है 5, तो 3 = 3 आ रही है। तो बस ये आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 67। 69 क्वेश्चन और है। अब देखिए यहाँ पर भी बेटे सीधा फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। 69 में इफ r = 0.8, देन द कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज। Anyone online student, can you tell me the answer? What is the formula for coefficient of non-determination? Anyone? गुड, बताइए। क्या नाम है आपका? अथर्व। यस। 1 - r²। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 - r²। ठीक है बेटे, अंबिका ने सही आंसर बताया। 1 - r²। बेटे देखिए, कुछ नहीं करना था। 1 - 0 पॉइंट का स्क्वायर करना था। 1 - 0.64 करना था, 0.36 आंसर आ गया। ठीक है। और याद रखिएगा कोफिशिएंट हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है वो यहाँ पे पॉजिटिव आया। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी दे रखा है। भाई आर की वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में आएगा, तो 1 - r² तो हमेशा कैसा आएगा? छोटा ही आएगा ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से अपने नोट्स बना के ही होगा। ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन से ये हो गया। लेकिन इट इज नॉट द एंड कि आप कोरिलेशन रिग्रेशन से क्या करेंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन से आप बेटे अपने जो भी आपके उसमें टॉपिक सब टॉपिक दे रहे हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, और अपने स्टडी मटेरियल के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनके थ्योरी के साथ कर लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आपके जो लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है वो मोर देन इनफ है। अगर आपने स्टडी मटेरियल की थ्योरी को सही से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना आपका। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 4 क्वेश्चन आए थे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 57। अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा सा इनके बारे में भी बताएंगे। और मैं आपसे देखिए, इस क्लास के साथ साथ मैं आपसे रिव्यू लेना चाहता हूँ, और अपने रिव्यू आप लोग ग्रुप पे शेयर करिएगा कि आपको क्लास से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, और आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और है जो करने की जरूरत है। अगर इनफैक्ट इनको करने के बाद आप चैप्टर करिएगा, और जिन चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली शेयर द नेम ऑफ दैट टॉपिक्स। इफ नेसेसरी देन आई विल टेक द मैराथन क्लास ऑफ दैट टॉपिक ओनली ऑल्सो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर 1 2 3 चैप्टर में किसी में दिक्कत आ रही है, तो मैं इस बार क्वेश्चंस की मैराथन क्लास ना लेके आपके उस चैप्टर्स की ले लूँ। ठीक है। बट योर प्रॉब्लम शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि सर मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये भी नहीं आ रहा, ऐसे मत करिएगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट है इसमें। देखिए, आप क्वेश्चन देखिए कितने इजी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ई एक्स पूछ रहा है, समेशन एक्स आई पी आई, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो जीरो से प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। 1 × 1/3 करेंगे, 2 × 1/4 करेंगे, 3 × 1/5 करेंगे। 1/3, 2/4, 3/5, कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा ये।
यही तो आ रहा है। 20, अच्छा ये 20 होगा ये। तो ये हो जाएगा 86। 86/60। आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1.20 राउंड। अरे लो यार, 6.6। 6 6 24, 1.43 आ रहा है। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 58। देखिए, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10। देखिए, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आया है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड होता है, तो वो मल्टी मोड होता है। मतलब एक से ज्यादा भी हमारे पास मोड आ सकते हैं उसमें। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल होगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें मीन मोड मीडियन क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमेट्रिक होगा मतलब, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस तरीके से होगा, मीन मोड मीडियन सारे एक ही जगह पर होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, हमें दे रखा मोड निकालना है, मीन दे रखा है, एसडी दे रखा है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, एसडी का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो एनपी होता है, और जो वेरिएंस होता है वो एनपीक्यू होता है। ठीक है। तो वेरिएंस कितना आ गया बेटे, 10। तो वेरिएंस हो जाएगा एनपीक्यू। हाँ या ना। और मीन कितना होता है, एनपी। तो वेरिएंस हो गया 10। एनपी की जगह मीन रख दो, मीन कितना दे रखा है, 20 इंटू क्यू। क्यू कितना आ गया, अरे क्यू कितना आ गया। पहली बात तो आप याद रखिए, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। अगर क्यू हमारे पास, और क्यू क्या होता है, 1 - पी होता है। अगर क्यू 1/2 है तो मतलब पी भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अगर सिमेट्रिकल हो गया तो मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होगा। तो मी हमसे पूछ क्या रहा है, मोड पूछ रहा है। मीन कितना है, 20, तो मोड भी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएगा। तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -m इंटू एम रेस टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये फार्मूला पता है, लैम्डा वाला। हाँ, तो लैम्डा नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे एम ले रहे हैं। वो लैम्डा उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एम। एम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को करता है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। इस बात, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है। तो बस वैल्यू रखनी है इसकी। पी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो रखिए, एक्स की जगह 1 रख दीजिए पहले। ये तो एम ही रहेगा। यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1 रख देंगे, है ना। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2। अरे एक्स की जगह पहले 1, फिर एक्स की जगह 2।
ये पी एक्स इज इक्वल टू 2 है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एम से एक पावर चली जाएगी, ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू 2 आ गया बेटे। लो, फॉर्मूला बेस था। ऑल राइट, कोई दिक्कत? कौन सा क्वेश्चन था ये? 59। इसके बाद है 62। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, यही बता दे रहा हूँ। आपसे पूछ रहा मीन डेविएशन और रिलेशन किस में, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक रिलेशन होता है क्यू एम एस। वैसे तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो मीन डेविएशन इजिकल टू होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद कर रखा है। 10, 12, 15, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 10:12:15 होता है। अब अगर मुझसे रिलेशन क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच में पूछेगा तो मैं ये यूज करूंगा, मतलब ऐसे यूज करूंगा। क्यू अपॉन एम कितना हो जाएगा? 10/12। तो क्यू डी अपॉन एम डी कितना हो जाएगा? 5/6। तो यहाँ से क्यू डी इजिकल टू कितना आ जाएगा? 5/6 ऑफ एम डी। ये याद रखना बहुत मुश्किल है कि 4/5 किसके इक्वल है 5/6, तो हमने याद रखा है क्यू एम एस। ये फॉर्मूला हमने एक रिलेशन याद रखा कि तीनों में रेशियो ये होता है। तो आप चाहें तो मैं बच्चों को बता देता हूँ। ये याद रख लीजिएगा, क्यू डी, एम डी और एस डी। मैं तो यह ऐसे याद रखता, क्यू एम एस 10, 12, 15। अगर आपको रिलेशन इनके बीच में निकालना है तो क्यू डी अपॉन एम डी इजिकल टू 10/12 है, क्यू डी अपॉन एम डी इजिकल टू 5/6 है। तो यहाँ से क्यू डी इजिकल टू 5/6 ऑफ एम डी आ गया। और अगर रिलेशन इनके बीच में है, एम डी अपॉन एस डी इजिकल टू 12/15, एम डी इजिकल टू 12/15 ऑफ एस डी। तो एम डी इजिकल टू, देखिए मुझे वैसे रिलेशन याद नहीं रहते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जैसे मेरे बच्चे सोचेंगे कि सर कैसे याद रखेंगे, तो उनके लिए इस तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कराएं आगे। तो कितना हो गया? 4/5 इंटू सिग्मा 0.8 एस डी। कौन सा रिलेशन आ गया? डी आ गया। बढ़िया पेपर है ना? जब 4-5 पेपर लगा लेंगे ना आप, तो और पेपर अभी लगाएं, जिससे अभी पेपर लगाने का मतलब है, पेपर अभी लगाने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें क्या क्या करना है। ये क्लास अभिनव सर ने भी आप लोगों के लिए स्पेशली रखवाई है, और हम भी यही चाहते हैं कि आपके जो नंबर आए वो मैक्सिमम आए। बट यह है कि सिंसेरिटी लेवल कहीं ना कहीं बच्चों का कुछ कम हो गया है, ये आजकल देखा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन क्या करा रहे थे हम आपको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 62 था ना? ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन उसने थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वाला दे दिया। पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इफ 3% ऑफ द सिरेमिक कप मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव,
तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 3% है। 0.03 हो गई। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 100 कप्स, एन की वैल्यू कितनी है? 100 है। कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव। देखिए, जब सैंपल साइज बड़ा होता है और प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है, तो वैसे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब हमारे पास सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा पाएंगे, हम क्या लगा पाएंगे? ठीक। तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा हमारे पास? ये हो जाएगा। पी दे रखा है आपको 0. ये तो है। और सैंपल साइज कितना है? 100। तो मीन निकल जाएगा या नहीं? मीन होता है एनपी। कितना आ जाएगा? 3। बस यहाँ पे वैल्यू रखनी थी। e⁻³ × 3 × 3/1। और e⁻³ आप निकाल लेंगे। इसका मतलब 1/e⁻³ और ई की वैल्यू होती है 2.7183 अप्रॉक्स। इसका क्या कर देंगे? क्यूब। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि ई की वैल्यू 2.718। आप इतने से भी निकाल सकते हैं, 2.718 अप्रॉक्स। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। कर लीजिए। ना, 1 अपॉन में करके निकालिए। गलत निकाल रहे हैं आप। 2.7183 की पावर का तो ये आ गया 1/20.085 है ना? × 3 भी तो करेगा। वैल्यू कितनी आई? 0.5 अराउंड आई, × 3 करा। अरे × 3 भी तो है। तो 0.15 अप्रॉक्स आ गई। ये आंसर आ गया। है ना? क्वेश्चन नंबर 64 था। तो ये आपके जितने भी बेटे क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स से थे। ठीक है। इसमें आप इनको अच्छी तरीके से करेंगे। हमारे पास थोड़े से 10 मिनट है। हम आपको थोड़े से चैप्टर्स के बारे में बता देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। चैप्टर 13 में देखिए, हमारे पास जो पहला है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें से मान के चलिएगा कि आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ ये चीजें तो आप खैर पढ़ ही लेंगे। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़िए। कलेक्शन ऑफ डेटा को पढ़िए। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार नहीं आया, पहले आ चुका है कि कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपसे पूछ लेगा, आपको एग्जाम्पल्स दे देगा कि विच आर दी प्राइमरी डेटा, विच आर दी सेकेंडरी डेटा। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और पहले भी हमने कराए हैं लेक्चर्स में, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आपको सबसे पहले देखना है व्हाट इज डेटा।
एंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। इसके एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पर आपको कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में ये सब दे रखे हैं, इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सारी चीजें हैं, तो ये पढ़ना है। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा भी पढ़ लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया, इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं वो। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह करना है। नाउ ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखा, विच वन ऑफ इज नॉट ए मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सुअल, टेबुलर, ठीक है, डायग्रामेटिक, और एक कोई नाम दे देगा। तो ये तीन तो होते हैं, वो वाला नहीं होगा जो भी देते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपको सही से करना है। आपके पास अगर इसके स्कैनर है इसका, चलिए स्कैनर नहीं है तो मैं स्टैटिस्टिक्स का स्कैनर भिजवा दूंगा आपको। ठीक है। tabulation method is usually preferred to a textual presentation। एक और, वी आर गोइंग टू कंसिडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम कितने टाइप के हैं, ये वाले हैं। ठीक है। बार डायग्राम है, बेटा इनको बस आप एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपसे हो जाएंगे आराम से, कोई इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैंने आपको मेन चीज बताई ना, क्लास लिमिट्स को देखिए, क्लास बाउंड्री को देखिए। देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा आपको। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक ठीक, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और क्लास मार्क देखिए। ठीक है। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम होता है, ये इसको एरिया डायग्राम भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, और ओजाइव कब होता है। हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कब यूज करते हैं, ये आपको सब चीजें इसमें दे रखी हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। ठीक है। ओजाइव कर्व के बारे में आ गया। हम्म। एक है फ्रीक्वेंसी कर्व, किस किस टाइप के हैं, बेल शेप्ड कर्व है, यू शेप्ड कर्व है, एल जे शेप्ड कर्व है, और मिक्स कर्व है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो नोट्स बना लें, ज्यादा नहीं कुछ, बस इसमें आपको मेनली यही करना है, और इसके एक बार क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है। यूनिट 2 में हमारे पास सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में आपको पढ़ना तो सारी चीजें हैं। ठीक है। वो स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं लेक्चर में। लेकिन जो इसमें मेन चीजें आपको देखनी है वो बता देता हूँ मैं। एरर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। देखो, स्टैंडर्ड एरर, इसके क्वेश्चन पूछे गए नहीं पूछे गए, स्टैंडर्ड एरर के क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, आपको मेनली दो ही करनी है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, मिक्स सैम्पलिंग नहीं आएगी। ठीक है। मल्टी स्टेज के बारे में करेंगे, सिस्टमेटिक के बारे में क्या होती है। देखिए, की पॉइंट ढूंढ लीजिए किस जिससे आपको पता लग जाए। पर्पज है, और ये तो पता ही लग गई आपको क्यों होती है, और इसकी एक्सरसाइज है। देखिए, ज्यादा इसमें नहीं करना है कुछ भी। ठीक है। डिस्पर्सन तो आपको पूरा ही करना है। डिस्पर्सन में आपको मैंने बताया था, देखिए,
मेन तो ये करना है, देखिए आपको रेंज करनी है, मीन डेविएशन करना है, क्वार्टाइल डेविएशन करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इन सब का क्वेश्चन करना है। जैसे आपसे रेंज नहीं पूछेगा, वो कहेगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताइए, क्या फॉर्मूला होता है? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100 होता नहीं होता है? ठीक है। लोअर लिमिट एक्सट्रीम लिमिट अपॉन लोअर लिमिट प्लस एक्सट्रीम लिमिट इंटू 100, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। और बताइए किस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है? इंडेक्स नंबर में देखिए मैं बता देता हूँ कि जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इंडेक्स नंबर में आपको क्या क्या करना है? देखिए, एक क्वेश्चन तो मान के चलिए इसमें नहीं पूछा इन्होंने, लेकिन एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा आपका। किससे? यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट। इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें। देखिए, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वेटेड वाला, अगर आप एक बार को नहीं भी करेंगे तो लेकिन आपको सिंपल वाला करना पड़ेगा। हम्म। इनमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। लेस्पियर इंडेक्स, पाशिस इंडेक्स, देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला अगर गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सिर्फ पी एन आता है, बाकी सब जीरो है। यहाँ पे सिर्फ एक पी जीरो नीचे आता है और बाकी सब एन है। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। और इन दोनों का एग्रीगेट मिला के क्या आता है? देखो यहाँ पे दे रखा है ना, मार्शल एजवेल इंडेक्स यूज दिस मेथड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर, देखो यही पूछा था उसने। ठीक है। तो अपने ही स्टडी मटेरियल पे पूरी तरीके से फेथ रखिए, अच्छी तरीके से करिए। ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अंबिका बिश्नोई, उत्कर्ष, बेटे आ रहा है सबको समझ में? बस 2 मिनट की बात हो रहा है, 2 मिनट के बाद मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों को अपना फीडबैक आप मुझे ग्रुप पे दीजिएगा, मई वाले ग्रुप पे, कि आपको क्लास से कितना बेनिफिट लग रहा है, क्या क्या आपको इससे मतलब इससे क्या आपको कुछ अच्छी तरीके से कुछ आपको मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या आपकी पढ़ाई से बूस्ट हो रही है, नहीं हो रही है। और आपको जहाँ भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है, आप मुझको उसमें बताइएगा कि सर हमारे ये चैप्टर्स हो जा रहे हैं, ये चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं, इन चैप्टर्स को करने में क्या दिक्कत आ रही है, सब चीज़ें आप मुझे ग्रुप पे शेयर करेंगे। ठीक है। और अगर ज़रूरी लगेगी तो हम और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है। वैल्यू इंडिसेस, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरे पास है लेस्पियर इंडेक्स, ये है पाशिस इंडेक्स, और देखिए इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मेरे पास फिशर इंडेक्स में आता है। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का, याद करेंगे इसको। और यहाँ पे टेस्ट ऑफ एडिकेसी, इसका एक क्वेश्चन भी 100% आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी, इस बार नहीं पूछा गया और बार पूछा गया है। सर्कुलर टेस्ट, और इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है टाइम रिवर्सिबल टेस्ट। देखिए टाइम रिवर्सिबल टेस्ट ये है, 10 को टाइम रिवर्सल रिवर्स कर दो, 10 हो जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है।
फैक्टर रिवर्सबल टेस्ट, पी क्यू, प्राइस क्वांटिटी से क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। सर्कुलर टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे टेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे और पीवाई क्यूज करेंगे तो आपको समझ, इनके क्वेश्चन आने ही आने हैं बेटे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को करिएगा बेटा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आएगा। स्टैटिस आपको लग रहा होगा कि अब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसमें अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप इसमें मतलब 2 to 3 days दे दें, और लगभग जैसे हमारे पास हमने इसको डिवाइड करा है 8 चैप्टर्स में। अगर आप हर चैप्टर को, अगर आप 2 आवर्स भी मान लें तो 16 आवर्स भी अगर आप देते हैं। अब 16 आवर्स आपको कैसे देने हैं आप देखिए। और अगर 16 आवर देते हैं तो आपके 40 में से मान के चलिएगा कि 30 मार्क्स तो फ्री पक्के हो जाएंगे। अभी इनफ टाइम है आपके पास, आज से ही लग जाइए बेटे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।